नमस्कार दोस्तों। शुरू करते हैं अपना परसेंटेज का टाइप 4। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल से जुड़े हुए होंगे और कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे होंगे। मैंने दिल्ली पुलिस के पेपर सोल्व कराए हैं आपको, तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम नज़दीक है उनके लिए बेनिफिट पहुँचेगा। अगर मैं उसे पढ़ाने लग जाऊँगा तो उसमें और ज़्यादा समय जाएगा। फिर भी मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है आपको, जितना हो सकता था उतना कोशिश की है। हम परसेंटेज अपनी कंटिन्यू करते हैं। परसेंटेज का टाइप 4 आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन आर्मी लॉस्ट 10% ऑफ इट्स मैन इन वॉर, 10% ऑफ द रिमेनिंग डाइड ड्यू टू डिसीज। 10% तो एक आर्मी के लॉस्ट हो गए हैं वार में, और 10% रिमेनिंग जो हैं वो डाइड हुए हैं, मर गए हैं किसमें, डिसीज में। एंड 10% ऑफ द रेस्ट वर डिक्लेयर डिसेबल्ड। उस रिमेनिंग का जो 10% है वो डिक्लेयर हो गया है डिसेबल्ड। अब आगे उसने बोला है, दस द स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वॉज रिड्यूस टू 729,000 एक्टिव मैन, द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी। देखो जब हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है और उसे लगातार कम करता हुआ जाता है, जैसे किसी वस्तु को 10% कम कर दिया गया, फिर उसके बाद 10% फिर लेस कर दिया गया, तो रिमेनिंग पर जब भी चलता है तो सक्सेसिव मेथड होता है। तो हम इसे रेशो वाले मेथड से ही देखेंगे। तो हम क्या मानते हैं, देखो सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू पता हो हमें इसकी। 10% आसान नंबर है, कोई टिपिकल नंबर होगा तो उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको सोल्व करना आना चाहिए। देखो 10% का मतलब होता है 1/10, तो 10 से 1 लेस हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। फिर दोबारा इसमें कह रहा है कि रिमेनिंग का 10% जो है बीमारी के कारण मर गए हैं, तो 10% से फिर दोबारा 9 हो जाएगा, 1 लेस होके 1/10 है ना। देखो 1/10 है तो 10 में से 1 माइनस कर रहे हैं, ये लेस हो रहा है इसमें से। अब आगे उसने कहा है विकलांग घोषित कर दिए गए हैं 1/10, तो 10 से फिर से 9 हो गया है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये इनिशियल वैल्यू है। जो सेना में लोग थे शुरुआत में वो कितने थे, वो इस शुरुआत वाली वैल्यू को दर्शा रहा है। जो बाद वाली वैल्यू दर्शा रहा है ये बता रहा है कि सेना में कितने सैनिक बचे हैं। तो इन सब की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा 729, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। तो ये अनुपात हो गया, हमारे पास रेशो आ गया, सेना में पहले कितने लोग थे और सेना में कितने लोग बचे हैं। इसको उसने बोला है कि 729 को वो बोल रहा है 729,000, यानी कि 3 जीरो का लगा रहा है, यानी कि 1000 गुना कह रहा है। तो इसका भी 1000 गुना कर दोगे आप, तो 1000 का 1000 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 10 लाख। तो सेना में पहले जो सैनिक थे वो 10 लाख थे, कम होकर 729,000 रह गए हैं, ठीक है। सक्सेसिव मेथड से ही करना है इसे हमें। देखो सक्सेसिव मेथड वहाँ नहीं लगता है जब रिमेनिंग की बात नहीं करता है। अगर वो हमसे कहता है कि 10% ही वॉर में हुए हैं और उसके बाद 10% डाइड हो गए डिसीज़ में, रिमेनिंग नहीं देता। उसके बाद ये कहता 10% डिक्लेयर हो गए हैं डिसेबल्ड, इसमें भी रिमेनिंग या रेस्ट की बात नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि 100 मानते हैं टोटल, 10 10 10 20 और 10 30, 30% हम 100 में से माइनस करते 70% ले लेते सीधे सीधे। लेकिन इसने रिमेनिंग कहा है तो हमें 100 में से माइनस करते जाना है हर बार। जैसे 100 में से 10% कम हुआ 90, 90 का 10% कम हुआ 81, फिर 81 का 10% कम करेंगे तो 8.1, तो 72.9। तो डेसिमल से बचने के लिए हम इसे सक्सेसिव मेथड से या रेशो मेथड जो भी बोलते हैं इसे, उसके अनुसार करते हैं, ठीक है ना। जब रेस्ट नहीं देगा तो टोटल कर देंगे साथ साथ, 100 में से माइनस कर देंगे डायरेक्ट आ जाएगा। जब रेस्ट देगा तो हम सक्सेसिव मेथड से करेंगे, ठीक है ना। रिमेनिंग में हमें सक्सेसिव मेथड लगाना है। आगे कह रहा है, ए विलेज लॉस्ट 12% ऑफ इट्स गोट इन ए फ्लड एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग डाइड फ्रॉम डिसीज। देखो 12% जो गोट हैं उसकी विलेज की, वो 12% हो गई हैं फ्लड में, बाढ़ में चली गई हैं। 5% ऑफ द रिमाइंडर डाइड फ्रॉम द डिसीज, इसमें भी रिमेनिंग की बात की, देखो रिमाइंडर दे दिया इसने, तो इसमें भी सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। उसने बोला है इफ़ द नंबर ऑफ गोट लेफ्ट नाउ इज 8360, यानी कि 8360, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ गोट बिफोर द फ्लड। तो ओरिजिनल नंबर बताना है, यानी कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू देके शुरुआत वाली दे पूछ रहा है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही लगता है हमारा रेशो मेथड, जब सबसे लास्ट वाली वैल्यू देकर शुरुआत पूछे या फिर शुरुआत वाला देकर लास्ट वाला पूछे। 12% की वैल्यू होती है वो होती है 3/25, ये आपको पता होना चाहिए। और 5% की वैल्यू होती है 1/20, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सोल्व करते हैं सवाल को। उसने बोला है गांव में 12% बकरियां खो गई हैं, ठीक है जी। किस में, बाढ़ में खो गई हैं। 25 से 3 कम हो गया है तो कितना हो गया, 22। उसके बाद 10 में से 20 में से 1 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19, 1/20 है। तो ये जो दर्शा रहा है ये इनिशियल में जितने विलेज में गोट थी बकरी थी वो कितनी थी वो दर्शा रहा है, और जो बाद वाला दर्शा रहा है ये बता रहा है कि कितनी बची हैं। इनकी मल्टीप्लाई करके जब आप अनुपात लेंगे तो इनकी कटिंग कर सकते हैं। अगर कटिंग नहीं करनी है तो भी सवाल ठीक रहेगा सर, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। 2 से इसे काटते हैं आप 10, 2 से इसकी कटिंग करते हैं 11,
यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250, ये हो गया 250, यानी कि पहले 250 बकरी थी, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 209, यानी कि गांव में 209 बकरियां बची हैं। अब उसने जो बकरियों की संख्या दी है, इस 209 को बोला है वो 8360 गोट्स हैं हमारे पास। अब आप देखो इसको कटिंग करनी है तो 9 से काटो, 9 चौक 36 और 2 चौक 8 होता है, तो इसका 4 टाइम हो गया, तो देखो 4 गुना होगा, लेकिन जीरो भी आ रही है तो 40 गुना हो गया, तो इसका ये 40 टाइम्स है, तो इसका भी हमें 40 टाइम्स करना है, तो 25 चौका 100 करेंगे, देखो इसका 40 टाइम्स करना है हमें, तो 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे, और 25 की गुणा 4 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, 2 जीरो ही आ जाएंगी, तो 10,000 हो गए हमारे पास, कि शुरुआत में कितनी बकरियां थी, 10,000 बकरियां थी। आगे देखते हैं हम, उसने बोला है इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ द बुक आर इन हिंदी, 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच, 60% ऑफ द रिमेनिंग आर इन स्पेनिश, द रिमेनिंग 8400 बुक्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। आप भी देखिए, इसने हमसे लास्ट में जो बुक्स बची हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, तो सबसे लास्ट में हमें दे दिया है, रिमेनिंग करते करते गया सवाल में, तो इसमें भी सक्सेसिव मेथड ही लगाएंगे हम, तो जो रिमेनिंग पे जाना है तो जो हटता जाए उसे हटा देंगे। तो देखो 30% की वैल्यू आपको पता हो कि 3/10 होती है, 40% की वैल्यू 2/5 होती है, और उसके बाद 60% की वैल्यू 3/5 होती है। तो ये वैल्यू आपको माइंड में रखनी है सवाल करते हुए, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन में। आप देखें 10 था, 3 बुक्स हमने हटा दी, उसमें से कितनी बची 7, उसके बाद 5 बुक्स हैं, 2 उसमें से माइनस कर दी तो कितनी बचेंगी 3, उसके बाद तीसरी बार क्या है 5 बुक्स हैं, 3 माइनस कर दोगे कितने बचेंगे 2, तो ये हमारे पास रेशो आ गया। और ये रेशो क्या बता रहा है, शुरुआत से बताया जा रहा है, ये बता रहा है हमारे पास इनिशियल जो क्वांटिटी थी बुक्स की, और ये जो बता रहा है रिमेनिंग क्वांटिटी जो बुक्स की बची हैं, यानी कि 8400। तो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं जो कटिंग हो रही है, वरना मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो इसकी कटिंग अगर मैं करूँ तो ये कटेगा 5 बार, अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 5 तो ये हो जाएगा 125, यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21। तो इसमें रेशो से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास स्टार्टिंग में लाइब्रेरी में जो बुक्स थी वो 125 थी, लेकिन रिमेनिंग देखते रहे लास्ट में कितनी बची है 21, लेकिन उसने बोला है द रिमेनिंग 8400 बुक्स आर इन इंग्लिश, तो इसको बोल रहा है वो 8400। तो आप देखो 21 चौक इसका 4 गुना होता है, इसका 4 टाइम्स है, तो कितनी बार कटेगा, 400 बार कटेगा, तो इसका 400 टाइम है, तो इसका भी 400 टाइम करना है, तो इसका 400 टाइम आप करेंगे तो सिंपल है, 2 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगी, 125 की गुणा 4 में करेंगे तो 125 चौका 500, या तो डायरेक्ट याद आ जाए, या फिर 125 का दुगना करें 250, 250 का दुगना करें 500, तो 125 का 4 गुना हो गया 500, 2 जीरो 400 की आ गई थी, तो ये हो गया 50,000। तो हमारे पास स्टार्टिंग में कितनी बुक्स थी 50,000। देखो बिल्कुल स्लो से समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, लेकिन इन्हीं सवाल की कमांड आपको बार बार करनी है, प्रैक्टिस करनी है। आप देखें, अगर हम पढ़ाई की बात करें या फिर किसी भी ऐसे काम की बात करें जिसमें हमें प्रोग्रेस लेनी है, वो सभी एक दूसरे पर निहित होते हैं, सभी एक दूसरे पर आधारित हैं। अगर कोई बॉक्सर है, कोई बॉक्सिंग सीखना चाह रहा है, उसे चैंपियन बनना है, तो वो क्या करेगा, एक पुतला लाएगा या फिर एक कोई भी लकड़ी का सामान लाएगा, उस पर अपने पंचिंग बॉक्स की प्रैक्टिस करेगा। अब देखो पंचिंग बॉक्स पे प्रैक्टिस करेगा, ऐसा तो नहीं है वो हर बार नए आदमी लाएगा उनको पीटेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि जो उसका शुरुआती स्टेज है वही उसकी आखिरी स्टेज होगी, उसी पर ही वो शुरुआत करता है सीखने की, और लास्ट तक पंचिंग बैग तक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि पंचिंग बैग छोड़ के इंसानों पे चला जाता है, फिर तो वो मर्डरर कहलाएगा, वो बॉक्सर कहाँ कहलाएगा। तो आपको भी ध्यान ये रखना है, जब हम ये स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसी को ही, यही हमारी स्टार्टिंग स्टेज है और यही हमारी लास्ट स्टेज होगी, यही हमें अच्छे अच्छे बता देगी। अगर ब्रूसली की बात करते हैं तो ब्रूसली ने भी तो छोटी छोटी चीज़ों से सीखा होगा, और उसके बाद उसने क्या किया होगा, उन्हीं चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस की है जिससे उसके सामने कोई नया अपोनेंट आ जाए या फिर नया प्रतिद्वंदी आ जाए तो भी उसे हरा देता था आराम से। क्यों? क्योंकि उसने बेसिक्स पे काम किया है, शुरुआत से ही अपनी चीज़ों को बहुत बार किया है। तो इसी वजह से मैं जो ये आपको सवाल करा रहा हूँ, आपको ये सवाल ही बहुत बार करने हैं, जिससे आपको नए सवाल भी मिलेंगे ना, लैंग्वेज चेंज भी होगी तो भी आप कर पाएंगे। देखो दारा सिंह भी अपनी पहलवानी की प्रैक्टिस करता था, लेकिन अगर वो भी नए नए बंदों के साथ पहलवानी करेगा तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उसने अपने अभ्यास को ज़्यादा समय दिया है, आपको भी अभ्यास को समय देना है। कोई बड़ा पहलवान भी उसके सामने आया तो भी उसने उसे चित किया है, कोई कमज़ोर पहलवान भी उसके सामने आया तो भी उसने उसे चित ही किया है, उसे हराया है। तो इसका क्या कारण है, हम तो बड़े पहलवान को देखकर डर जाएंगे, अरे ये तो तगड़ा है हमसे। क्यों? क्योंकि हम मेंटलिटी बना लेते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस तो करी नहीं हमने बॉक्सिंग की आज तक, ना ही हमें कुश्ती आती है, तो हम बड़े आदमी को, तगड़े आदमी को देख कर डर जाएंगे। लेकिन वो नहीं डरते, उन्हें पता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की है, मेरी प्रैक्टिस इससे ज़्यादा, मैं इससे जीत जाऊंगा। यही सवाल हमारा टफ क्वेश्चन में होगा। जब भी हमारे पास एग्जाम में कोई टफ क्वेश्चन होगा तो हम आसान सवालों की भी प्रैक्टिस इतने अच्छे से करें कि टफ सवाल को भी हम कर पाएँ। जब हम इन सवाल को जल्दी कर पाएंगे तो ही हम एग्जाम के सवाल को कम समय में कर पाएंगे।
तो इसीलिए मैं आपको शुरुआत में आसानी से आराम आराम से ही समझा रहा हूँ, आपको इसी की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। कभी आपको प्रैक्टिस देखने का मन करे तो लाइव क्लास लेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस भी दिखाऊंगा कैसे करते हैं, सवाल धुएं की तरह उड़ जाता है एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, सवाल देखते हैं हम अपना, आसान सा सवाल है। ये कह रहा है ए पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट बैट। एक पर्सन जो है उसने 75% अपना मनी हार गया है किसमें, पहली शर्त में, पहली बैट में। देखो बैट जो होता है एक बुरी हैबिट ही होती है, ये सवाल भी हमें बता रहा है कि बैट लगाओगे तो हारोगे ही। कह रहा है 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द सेकंड, यानी कि सेकंड बैट में फिर से रिमेनिंग का 75% हार गया है, एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग इन द थर्ड बैट में भी 75% हार गया है। रिटर्न होम वापस आया है घर विद 2 रुपये ओनली, तो 2 रुपये लेकर वापस आया है। हिज इनिशियल मनी वॉज, तो देखो 75% होता है 3/4, ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी। तो आपको क्या करना है कि 4 से 3 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा पहली बार में, 4 से 1। फिर यही कंडीशन 2 बार हुई है, और क्योंकि परसेंटेज तो सेम है तो फिर से 4 से 3 हो जाएगा, 4 से 1, फिर 4 में से 3 माइनस करेंगे, फिर 4 से 1 हो जाएगा। तो ये कंडीशन दर्शा रही है कि इनिशियल में उसके पास कितनी अमाउंट वो लेकर गया था। ये बाद वाली कंडीशन जो हमें दर्शा रही है, ये दर्शा रहा है कि उसके पास कितने रुपए बचे हैं या कितने रुपए वो घर लेकर वापस आया है। तो आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64, 64 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमारे पास सवाल ये कह रहा है कि 64 रुपये वो लेकर गया था और 1 रुपये वो घर लेकर आया वापस, लेकिन उसने बोला क्या है, वो 2 रुपये लेकर आया वापस, तो इस एक को बोला है वो 2 रुपये, तो 64 को कितना बोलेगा, तो डबल है देखो इसका, तो इसका भी डबल कर देंगे 128, हमारा आंसर आ जाएगा, ये रहा बी। आगे देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन के बाद फिफ्थ। तो देखो अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन चल रहे थे वो सक्सेसिव वाले चल रहे थे, तो रिमेनिंग, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें रिमेनिंग कहता है फिर भी हम रिमेनिंग से ना करके उसे बेसिक मेथड से लेके चलते हैं। जैसे अब अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो मैं आपको बता रहा था हमारे पास कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो रिमेनिंग की बात करता है, लेकिन रिमेनिंग ना करके हम उसे बेसिक से ही लेकर चलते हैं। आप देखें, ये कह रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन इफ 20% ऑफ और इज डेस्ट्रॉयड। एक प्रोडक्शन है आयरन का जिसमें 20% और डिस्ट्रॉय हो गया, अयस्क नष्ट हो गया 20%, एंड द रिमेनिंग पार्ट कंटेन्स 25% प्योर आयरन। जो इसका रिमेनिंग पार्ट बचा है उसमें 25% प्योर आयरन है। उसने बोला है इफ फ्रॉम ए माइन ए टोटल ऑफ 80,000 kg ऑफ प्योर आयरन। देखो जो रिमेनिंग था उसका 25% प्योर आयरन था, और इसने प्योर आयरन को ही बात की है डायरेक्ट। तो उसने पूछा है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन। इसने रिमेनिंग की बात नहीं की अभी तक, इसने जो उसका कहा है 25% ही प्योर आयरन है। तो आप इसे सिंपल क्वेश्चन को 100 मान लें, 100 मानकर देखें कि 20% तो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो 100 का 20% आएगा 20। जब डिस्ट्रॉय हो गया तो कितना बचा है 80। 80 बचने के बाद उसने बोला है कि 80 जो रिमेनिंग है उसका 25% जो है वो शुद्ध लोहा है उसमें 20, तो इसका 25% लेंगे 1/4, तो शुद्ध लोहा कितना हो गया 20। ठीक है, तो हमारे पास शुद्ध लोहा हो गया 20। अब उसने इसको बोला है 80,000, तो इस 20 को बोल रहा है वो 80,000, तो इधर लिख लेता हूँ चलो मैं, इस 20 को बोल रहा है वो 80,000, तो 0 से 0 कट जाएगी तो 1 के इक्वल कितना आ जाएगा 4,000, 1 के बराबर आ गया 4,000। अब आपको किसके बराबर बताना है, हमें बताना है देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माइन। तो शुरुआत में निकाले गए एस्क की मात्रा बतानी है, शुरुआत में निकाले गए एस्क की मात्रा, तो 100 के बराबर निकालना है हमें, तो इसके आगे 2 जीरो और आ जाएंगे, नहीं कि 4 लाख आंसर हो जाएगा, ये रहा हमारा 4 लाख आंसर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स बाय 20% ईच ईयर। एक इक्विपमेंट की वैल्यू हर साल 20% कम होती जा रही है, तो 20% कम होने का मतलब है कि 1/5, 5 से 1 लेस हो रहा है हर बार, कितना हो रहा है 4 बच रहा होगा हर बार। इसने बोला है हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 ईयर, तो 3 साल बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी इसकी। ठीक है, अब आप देखें, कह रहा है एक उपकरण का मूल्य प्रत्येक वर्ष में 20% कम होता जाता है, 3 साल बाद उपकरण का मूल्य कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा वो देखना होगा परसेंटेज में। आप देखो पहले कितना बचेगा ये देख लेते हैं हम, 5 से 1 लेस होगा तो 4 बचेगा, सक्सेसिव मेथड से ही देख रहे हैं हम, 5 से 1 लेस होगा तो कितना बचेगा 4।
ये वन टाइम हो गया, लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है, 3 साल हुआ है लगातार, तो 3 बार हमें करना पड़ेगा। तो ये हुआ है 5 से फिर 4, फिर 5 से फिर 4। देखो ये क्या बता रहा है हमें, शुरुआत वाली वैल्यू हमें 555 बता रहा है जो इनिशियल वैल्यू थी शुरुआत में इक्विपमेंट की, और ये लास्ट वाली वैल्यू बता रहा है जितनी बची है। तो आप देखें ये हमारे पास हो गया 125, ये हो गया हमारे पास 64। तो हमारे पास पहले 125 थी, 64 हमारे पास बच रही हैं। तो हमें ये नहीं बताना कि कितनी बची हुई हैं। अगर हमसे पूछता कितनी बची हुई हैं तो 64 होता, 125 पे डिवाइड कर देते, इंटू 100 कर देते, परसेंटेज आ जाता 64 डिवाइड बाई 100, 64 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। लेकिन उसने कहा है कि कितना कम हो गया है, तो कम हुआ है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 61 कम हुआ है, किस पे, 125 पर। ये कितना परसेंट है, तो आप देखो इसकी कटिंग करेंगे तो मैंने बताया था 125 इंटू 8 1000 होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसकी कटिंग करेंगे तो ये 0.8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48.8, भाई 8 से 48, 8 का 8, तो 48.8 ये कम हो गया है। पूछता कितना बचा है, तो इसे 100 में से माइनस कर दो तो 51.2 आ जाएगा। देखो दोनों ही आंसर दे रखे हैं इसने हमें, पर इसने हमसे पूछा था कितना कम हो गया, तो हमारा 48.8 आंसर आ गया। आगे देखते हैं हम इसका, वो कह रहा है स्टार्टिंग विद 8000 वर्कर द कंपनी इंक्रीजेज द नंबर ऑफ वर्कर बाय 5%, 10% एंड 20% एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। जो कंपनी में स्टार्टिंग में वर्कर हैं वो 8000 हैं, पहले साल उसमें 5% की कमी हो रही है, दूसरे साल उसमें 10% की, और तीसरे, सॉरी कमी नहीं, इंक्रीज हो रहा है। तो उसने कहा पहले साल उसमें 5% की इंक्रीज हो रहा है, यानी कि बढ़ रहे हैं, अगले साल 10% की बढ़ोतरी हो रही है, उसके बाद इंक्रीज हो रहे हैं 20%। तो ऐसा 3 साल तक हुआ है। द नंबर ऑफ वर्कर इन द फोर्थ ईयर वाज, तो चौथे साल में कितने वर्कर थे इसमें, ये बताने हैं हमें। तो सक्सेसिव मेथड ही चल रहा है क्योंकि हर साल हो रहा है, तो सक्सेसिव मेथड से पहले रेशो बनाते हैं हम। 5% का मतलब होता है, भाई 5% का मतलब होता है हमारे पास 1/20। ये आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट याद होनी चाहिए, हमें डायरेक्ट लिखना है। 10% की जो वैल्यू होती है ये होता है 1/10, ऐसी 20% की जो वैल्यू होगी ये होगा 1/5। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर 1/5, ठीक है। अब हमें सवाल करते हैं 5% इंक्रीज होना है, तो 20 से हो जाएगा ये 21, ठीक। उसके बाद ये 10% इंक्रीज होना है तो ये 10 से हो जाएगा 11, 20% का इंक्रीज हो रहा है तो 20% का मतलब 1/5, 5 से ये हो जाएगा 6। तो ये जो दर्शा रहा है ये इनिशियल में दर्शा रहा है, इनिशियल में, और ये बाद वाली वैल्यू चौथे साल में कितना हुआ है। तो ये दर्शा रहा है 8000 को, ये दर्शा रहा है किसको, जो बचा है, जो आंसर हमसे पूछा है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 8000। तो पहले आप 2 से कटिंग कर लीजिए 10, 2 से काट लीजिए इसे 3, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 दान 100 गुणा 5, ये हो गया 500। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी की मल्टीप्लाई का पहले कर सकते हो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 231। भाई 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 1 ऐसी आ जाएगा, बीच में इसका ऐड आ जाएगा 3, 2 और 1 का सम। अब इसमें 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 3 69 और 3 एकम 3, ठीक है जी। तो हमारे पास आ गया है 500 रेसो 693। अब इसने जो कहा है इनिशियल वैल्यू 8000 है, तो उसने बोला है 500 को बोल रहा है वो 8000, तो 1 को बोलेगा ये हमें, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए आप, 5 से काटेंगे से आप 16 बार, तो 1 को बोलेगा ये 16, ठीक। हमें बताना है 693 के बराबर क्या होगा, तो 693 के बराबर होगा 16 गुणा 693। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, वो किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं जिससे आप जल्दी से जल्दी कर सकें। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसे लिखें 700 माइनस 7 सोचें मन में, जब इसे आप 700 माइनस 7 सोचेंगे तो 16 की गुणा 7 में करनी पड़ेगी दोनों में। तो 16 सत्ते 112 डबल जीरो, फिर 16 सत्ते 112, तो 112 डबल जीरो था, 112 माइनस करना है, तो 200 में से 112 माइनस करना, 88 आ जाएगा। तो 1188 ये आंसर आ जाएगा आपका, 11088। कहाँ है आपका, ये रहा 11088। मल्टीप्लाई करेंगे आप 16 सत्ते 112 डबल जीरो, अभी 16 सत्ते 112, तो आपको माइनस करना है हमें 11 200 में से 112, तो ये हो गया हमारे पास 1 1, यहाँ होगा 0, यहाँ हो गया 88, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ मशीन वाज 6250, इट्स डिक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर थर्ड ईयर। तो देखो मशीन की वैल्यू जो है वो हर साल डेप्रिशिएट होती जा रही है, ऐसे कह रहा है। पहले साल डेप्रिशिएट हुई है 10%, अगले साल कम हुई है 20%, उससे अगले साल कम हुई है 30%। देखो किसी वैल्यू को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना जो होता है वो हमारा सक्सेसिव रेशो से ही चलता है, इसमें रिमेनिंग बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे, तो हम इसे रिमेनिंग मानकर ही चलते हैं। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो 10 से 1 डिक्रीज होके हो गया 9, ठीक। दूसरी परसेंटेज देखिए 20, 20 का मतलब है इसका 1/5, तो 1/5 का मतलब 5 से 1 लेस होके ये हो गया 4,
उसके बाद इसने बोला है हमें 30%। 30% का मतलब होता है 3/10, तो 10 से 3 माइनस करेंगे 7, तो 10 से 3 माइनस करेंगे 7। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दर्शा रहा है जो इनिशियल वैल्यू हमारी है वो 6250 है। ये दर्शा रहा है जो बाद वाली वैल्यू है हमारी क्या, जो रिमेनिंग पूछी है, जो उसने हमसे आंसर पूछा है। तो आप इसको 2 से कटिंग कर लीजिए 5, जो 2 बचा 2 से इसे कटिंग कर लीजिए 5, तो ये हो गया 125, और ये हमारे पास हो जाएगा 9 सत्ते 63। ठीक है ना, 4 तो कटिंग कर दी हमने। अब आप देखें 125 को कह रहा है ये 6250। ठीक है, 6250 हमसे कह रहा है ये, तो इसका कितने टाइम से देखो ये हमारा है 125 की 5 में गुणा करते हैं तब 625 बनता है, तो ये 5 गुना है, लेकिन जीरो पे जाए तो 50 गुना है, तो आपको इसका भी 50 गुना ही करना है। तो आप इसका 50 गुना करेंगे तो 5 गुना करने का मतलब इसका आधा कर दीजिए, तो 3150 हो जाएगा। भाई अगर आप 63 का आधा करेंगे तो 31.5 होता है, डेसिमल आना नहीं है, तो 31.5 का मतलब 315, जीरो आनी है इसके आगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3150। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है ए बिजनेसमैन अर्निंग इंक्रीज बाय 25% इन 1 ईयर बट डिक्रीजेज बाय 4% इन सेकेंड ईयर। गोइंग बाय दिस पैटर्न आफ्टर 5 years हिज टोटल अर्निंग वुड बी 72,000। वट इज द हिज अर्निंग। आप देखिए हिज प्रेजेंट अर्निंग पूछिए, कह रहा है ए बिजनेसमैन अर्निंग इंक्रीजेज बाय 25% इन 1 ईयर बट डिक्रीजेज बाय 4% इन नेक्स्ट ईयर। देखो पहले साल तो उसकी जो अर्निंग है वो 25% से इंक्रीज हुई है। ठीक, जो दूसरे साल है उसकी जो वो है डिक्रीज हुई है 4% से। तो उसने कहा है कि ये पैटर्न उसका चलता है 5 साल तक। 5 साल के बाद जो उसकी अर्निंग है वो 72,000 है, तो उसकी प्रेजेंट अर्निंग इस टाइम पे कितनी है ये बताना है हमें। तो आप देखो सिंपल सी कहानी है इसमें भी। हम पहले 2 साल की बात करते हैं। देखो 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब है 4 से 1 इंक्रीज हो जाएगा 5। ठीक, उसके बाद ये 4% है, 4% का मतलब होता है 1/25, तो 25 से 1 कम होकर 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 25 से 1 कम होकर 24। ठीक है जी, तो पहले साल तो ये ट्रीटमेंट है, दूसरे साल ये ट्रीटमेंट है। अब उसने कहा है कि ये पैटर्न 5 साल तक रिपीट होता है। ये पैटर्न 5 साल तक रिपीट होगा तो दोबारा से ये लिखा जाएगा, तीसरे साल ये आएगा, चौथे साल ये आएगा। तो मैं बार बार ना लिखकर मैं पहले इन 2 सालों की ही बात कर रहा हूँ, 2 ईयर्स की। तो आप कटिंग करेंगे 5, इसकी कटिंग करेंगे यहाँ पर 6। तो आपको पता चला है कि 2 साल में जो हो रहा है वो 5 से 6 हो रहा है। 2 साल में 5 से 6 हो रहा है, तो अगले आने वाले 2 साल में भी 5 से 6 ही होगा ये, तो ये 5 से 6 हो गया। लेकिन 5th ईयर की बात करा है, अगर 6th ईयर की बात करता तो मैं दोबारा से ये लिख देता। लेकिन अब मुझे 5वें साल जाना है, मैं 4 साल कर चुका इस काम को। 4 साल करने के बाद 5वें साल अगर आप जाएंगे तो 5वें साल में दोबारा से मेरे 25% की वृद्धि करनी है मुझे। 25% का मतलब होता है 4 से 5 होना। ठीक है जी, ये लिखा था पहले वाले यदि कंडीशन। ये हमारा ट्रीटमेंट है 5 साल का। तो हमने थोड़े से स्टेप छोटे कर लिए शुरुआत के दोनों को सोल्व करके पहले ही, वरना हमें हर बार कटिंग करनी पड़ती। अब आप देखें 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2, तो 2 से इसे आप काटें, ये 3 बार कटेगा, 2 से ये कटेगा 3 बार, तो ये 4 कट गया, 4 36 होते हैं। 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास जो रेशो बना है ये 5, ये बना है 3 तिया 9, 5:9 बना है। 5:9 बनने का मतलब है ये हमारे पास उसने देखो क्या दिया है, ये जो उसकी कुल कमाई थी इसके बाद ये कुल कमाई दी है 72,000। ठीक है जी, तो इसके बाद उसकी कमाई जो है 72,000 है। तो आप देखो इस 9 को कह रहा है वो 72,000, इसको बोल रहा है वो 72,000। तो आप देखें कितना ये इसका 8 गुना है। 9 8 72 होते हैं, लेकिन 3 जीरो आ रही है इसके आगे, यानी कि इसका ये 8,000 टाइम्स है, 8,000 गुना है। तो आपको इसका भी 8 गुना करना है और 3 जीरो लगाने दिए। तो 8 गुना करेंगे 8 पंजे 40, और इसके आगे 3 जीरो और आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कितना था 8 गुना ना होकर ये 8,000 गुना था। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया 40,000। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है जी इसकी 40,000। 5 साल के बाद कितनी हो गई थी 72,000। ये सवाल हो गया हमारा। आगे देखते हैं। ये कह रहा है द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 729। इफ इट्स वैल्यू डिक्रीजेज एवरी ईयर बाय 10% देन इट्स वैल्यू 3 ईयर बैक वॉज। 3 साल बाद इसकी वैल्यू पूछिए कितनी थी, 3 साल पहले कितनी थी। तो देखो ये सवाल मैं आपको शुरुआत में करा चुका हूँ। इसका 729,000 था, इसमें 729 जीरो है, तो उसका 1,000 के साथ 000 आया था, इसके साथ आएगा 1,000 के साथ 1 जीरो, कितनी 10,000। ठीक है, जो चीज़ें हम पढ़ते रहते हैं उन्हें हमें मेमोराइज़ करना चाहिए, जिससे हम आने वाले सवालों को आसानी से कर सकें। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है जो सवाल पहले पे जो कैलकुलेशन पहले क्वेश्चन पे आई है वही कैलकुलेशन लास्ट के क्वेश्चन पे आए। बस आपको एग्जाम में प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा रखना है कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। इसने कहा है द प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए स्कूटर इज 729,000, वैल्यू डिक्रीज हो रही है एवरी ईयर 10%, तो 10 से 9 हो जाएगा जी।
कितनी बार होना है, 3 साल पहले, तो 10 से फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 से 9 हो जाएगा। अब आप देखो ये तो हुआ 1000 और ये हुआ 729। पर आप लैंग्वेज समझें, देखो डिजिट से सवाल नहीं होता है, सवाल होता है लैंग्वेज से। अर्थमेटिक बेस्ड है केवल लैंग्वेज पे। जिसको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है करना आता है, जो लैंग्वेज अच्छे से समझ सकता है, तो वही हमारा अर्थमेटिक का सवाल आसानी से कर सकता है। देखो कैलकुलेशन इज सेकेंडरी ऑप्शन, कैलकुलेशन को आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन लैंग्वेज डेली प्रैक्टिस से इंक्रीज नहीं होती है। लैंग्वेज तो आपकी भाषा ही ज्ञान है, जो भाषाई ज्ञान होता है वो आपको पढ़ते पढ़ते ही आता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें। इसने बोला है 3 साल पहले मूल्य कितना था, यानी कि ये वाली वैल्यू अब हमें दे रखी है, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है पहले वाली, तो ये हमने प्रेजेंट मानी है और ये हमने मानी है बाद वाली जो पूछी है। तो इसको वो बोल रहा है 7290, तो इसका कितने गुना है, 10 गुना, तो इसका भी हम 10 गुना ही कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है जी, समझ में आया होगा आपको। आगे हम इसकी वैल्यू देखते हैं। ये कह रहा है हमसे, ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वॉज 6900 इन अ ईयर विद द increase in population of male by 8% and that of female by 5%. The population of the village become 10,272. What is the number of male in the village before increases? इंक्रीज होने से पहले मेल की पॉपुलेशन कितनी थी इस गांव में, ये पूछा है। देखो इसने कहा है द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 9600, एक गांव की पॉपुलेशन जो है वो 9600 है। ठीक, इसमें मेल और फीमेल हैं, 2% दे रखे हैं, तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मेल और फीमेल, या फिर वोमेन लिख दीजिए आप, मेल और फीमेल लिख दिया हमने। अब उसने बोला है इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, बोला है इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ मेल 8%, तो पॉपुलेशन ऑफ मेल जो है वो बाय 8%, यानी कि मेल की पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है वो 8% से इंक्रीज हुई है। उसने आगे बोला है दैट ऑफ फीमेल बाय 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम 10,272, ये हो गया है हमारे पास 5% इंक्रीज। ऐसा इंक्रीज करने पर जो पॉपुलेशन हो गई है गांव की वो 10,272 हो गई है। ठीक है जी, गांव की पॉपुलेशन हो गई 10,272। कह रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज बिफोर इंक्रीजेज, मेल के नंबर बताने हैं। तो देखो जो बच्चे इस सवाल को मैक्सिमम करते हैं वो इसे मिक्सचर एलिगेशन से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ये सवाल मिक्सचर एलिगेशन से करने की कोशिश नहीं करनी है। मैं आपको समझाऊंगा मिक्सचर एलिगेशन से भी, लेकिन आपको लैंग्वेज से ही करना है और कोशिश करनी है कि आप सारी कैलकुलेशन ओरल कर पाएँ। तो मिक्सचर एलिगेशन, जो भी बच्चा मिक्सचर एलिगेशन क्वेश्चन करता है तो मिक्सचर एलिगेशन में लिखने की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन लैंग्वेज वाले सवाल कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप ये देखें, पहले से मिक्सचर एलिगेशन से करते हैं। क्या करना है, हमें गांव में जो पॉपुलेशन है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेल और फीमेल में। तो मेल की परसेंटेज हमें दे रखी है, फीमेल की परसेंटेज दे रखी है। जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो वो तो माइनस करने के बाद पता चलेगी हमें। तो 96 में से 272 माइनस करोगे आप, तो इसमें से 9600 आप माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 272, सॉरी 272 नहीं 672, तो हमारे पास बनेगा 672। ठीक है, 92 में से जाएगा ना 12 में से 600, तो 600 बचेगा, 672। तो जो टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 672 हुई है। अगर आपको ये परसेंटेज में पता चल जाए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी परसेंट इंक्रीज हुई है तो आप आराम से कर पाएंगे। तो मैं मिक्सचर एलिगेशन इधर साइड में करके दिखा रहा हूँ आपको कि हमारे पास मेल और फीमेल दे रखी थी। मेल में इंक्रीज हुआ है 8%, फीमेल में हुआ है 5%। जो टोटल पॉपुलेशन है वो 672 इंक्रीज हुई है, किस पर, टोटल पॉपुलेशन पर। तो ये 9600 का कितना परसेंट है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे आप, अब 96 से इसको डिवाइड करना है। देखो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि ये सवाल आए और मिक्सचर एलिगेशन से अगर आप इसे करें तो ये 96 से कट जाए, ये एक कोइंसिडेंस है। मैंने इस तरीके का सवाल इसमें लिया है कि ये इससे कटिंग हो रही है आराम से, क्योंकि आप इसे काटोगे, देखो 7 की गुणा करो, 7 6 42 और 9 7 63 और 2 67, तो ये 672 ही बन रहा है, तो ये इससे कट जाएगा 7 बार, तो आपके पास रेट आ जाएगी 7। तो आपको ओवरऑल रेट पता चल गई है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नंबर आते हैं जो डिवाइड नहीं हो पाते हैं आराम से, तो ये कटिंग नहीं होगी तो डेसिमल में चला जाएगा या फिर फ्रैक्शन में जाएगा। फ्रैक्शन में जाते ही ये मिक्सचर एलिगेशन लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सवाल लैंग्वेज से भी आना चाहिए और मिक्सचर एलिगेशन से भी आना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल सके मिक्सचर एलिगेशन से कहाँ लेंदी हो रहा है और मिक्सचर एलिगेशन से नहीं लगा रहे हैं तो किस तरीके से आसान पड़ेगा। तो पहले मिक्सचर एलिगेशन, जब ये कटिंग हो चुकी है तो इसे मिक्सचर एलिगेशन से ही करते हैं। पहले इसमें से माइनस करेंगे ये 1 हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, तो ये जो अनुपात आएगा ये 2:1 का मेल और फीमेल का रेशो आ जाएगा। और मेल और फीमेल की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2 और 1 के रेशो में है, और टोटल पॉपुलेशन 9600 उसने हमें पहले दी थी। तो ये जो 9600 है टोटल 3 के बराबर है, क्योंकि टोटल 3 है, तो 3 के बराबर 9600 था, 1 के बराबर कितना होगा, कटिंग करेंगे आप 3 से, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा 3200, 3 से कटिंग करके 3200,
2 के बराबर आ जाएगा 6400। तो उसने जो हमसे पूछा है वो हमारा आंसर आ जाएगा। उसने पॉपुलेशन पूछी थी मेल की वृद्धि से पहले, तो कितनी आ गई 6400, तो हमारा 6400 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसे देखते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज मतलब शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, मैं टेस्ट पेपर आपको करा रहा हूँ दिल्ली पुलिस के, तो उसमें भी मैंने शिफ्टिंग मेथड से 1-2 क्वेश्चन बताए हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कई सारे सवाल होंगे शिफ्टिंग मेथड से। इसे करते हैं आप, हमसे सवाल मैं दोबारा से रिपीट समझाता हूँ इसको, फिर आपको लैंग्वेज से करना है। इसने बोला है 9600 हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें मेल और फीमेल हैं। मेल की पॉपुलेशन अगर 8% इंक्रीज़ होती है और फीमेल की पॉपुलेशन 5% इंक्रीज़ होती है, तो इंक्रीज़ होने के बाद जो टोटल पॉपुलेशन है वो 672 हो गई है इंक्रीज़ होकर। देखो पूरी पॉपुलेशन तो हमारी 10,672 थी, लेकिन हमने माइनस 10,272 थी पूरी पॉपुलेशन, और 10,272 को हमने 9600 माइनस करके हमें बता दिया कि 672 इंक्रीज़ हुई है। अब 672 इंक्रीज़ हुई है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन 5% इंक्रीज़ हो रही है, तो देखो यहाँ भी 5% इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन प्लस के 3% और हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसके प्लस का 3% नहीं ले रहे, हम ऐसा देख रहे हैं कि पूरी पॉपुलेशन 5% तो इंक्रीज हो ही रही है, तो 5% ही बढ़ाते हैं, तो हम पूरी पॉपुलेशन को 5% इंक्रीज करते हैं। तो आप देखो 9600 का 5% अगर आप निकालेंगे तो 5% होता है 480। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कितनी हुई 480, लेकिन पॉपुलेशन इंक्रीज कायदे में हुई कितनी है, सवाल में कितनी इंक्रीज बताइए उसने बताइए 672, और हमने 5% इंक्रीज करके कितनी बता दी 480। ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 672, हम कर रहे हैं 480 केवल। तो ये हमारी पॉपुलेशन कम इंक्रीज क्यों हो रही है? हमारी पॉपुलेशन कम इंक्रीज इस वजह से हो रही है क्योंकि फीमेल तो 5% इंक्रीज होने था, वो तो हमने सही किया है, लेकिन मेल जो थे वो 5% ना होकर 3% ज़्यादा थे। तो जो इनका गैप आएगा वो इसी वजह से आएगा क्योंकि हमने मेल को 3% ज़्यादा नहीं लिया है। हमने सारी पॉपुलेशन 5% ली है, इसका मतलब हमने मेल को 3% ज़्यादा नहीं लिया है। तो ये जो डिफरेंस होगा ये मेल का 3% ही होगा। तो आप देखें इनका डिफरेंस, इसमें से मैं इसे माइनस कर देता हूँ। माइनस करेंगे 20, 72, 92, तो 192 हमारे पास ज़्यादा बैठ रही है पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि मेल का 3% हमने लिया ही नहीं, तो मेल का 3% है ये 192, तो मेल का 1% जो होगा ये होगा 64। आप कटिंग करेंगे 3 से इसकी, ठीक है जी, तो 64 आ गया। तो मेल का जो 100% होगा तो मेल कितने होंगे 6400, तो आपका डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा ये 6400। तो आप देखिए फीमेल की परसेंटेज हमने ली 5%, उससे हमने मेल का आंसर निकाल दिया। तो आपको यही शिफ्टिंग मेथड है, जो हम परसेंटेज लेते हैं उससे दूसरा आंसर अपने आप आ जाता है। तो हमने क्या किया है, हमने किया था कि 9600 हमारे पास पॉपुलेशन थी, इंक्रीज होकर 10,272 हो गई है। तो 10,272 और 9600 में अंतर था 672 का। मेल में इंक्रीज हो रहे थे 8%, फीमेल में इंक्रीज हो रहा था 5%। तो हमने फीमेल को इंक्रीज कर दिया 5% से, तो हमने माना कि सारी की सारी पॉपुलेशन 5% इंक्रीज हो रही है। अगर सारी पॉपुलेशन 5% इंक्रीज होती है तो 9600 का 5% निकालेंगे आप, तो 5% होता है 1/20, 9600 इंटू 1/20, जीरो से जीरो कटिंग करेंगे, 96 मतलब 960/2 है 480। तो हमारे हिसाब से जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी वो 480 इंक्रीज हो रही थी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो इंक्रीज बैठ रहा है वो 672 बैठ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, वो डिफरेंस 192 का क्यों आ रहा है? 192 का डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि हमें फीमेल जो था और फीमेल था, इन दोनों का डिफरेंस 3% बन रहा था। तो 3% के बराबर हमने रखा है 192, 1% के बराबर रखा है 64, 100% के बराबर निकाला है 6400। सिंपल, आप इसे करें बिल्कुल लाइटली माइंड से करेंगे तो ओरल हो जाएगा बड़े आराम से। आगे देखते हैं हम इसे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसने बोला है ऑफ द अडल्ट पॉपुलेशन इन नागपुर 45% ऑफ द मैन एंड 25% ऑफ वुमेन आर मैरिड। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अडल्ट इज मैरिड? एज्यूम दैट नो मैन मैरी मोर देन 1 वोमेन एंड वाइस वर्सा। देखो इसने बोला है कि टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास कोई, उस टोटल पॉपुलेशन में जो नागपुर की पॉपुलेशन है उसमें 25% मैन और 45% मैन, सॉरी 45% मैन और 25% वोमेन जो है वो मैरिड हैं। यानी कि जो टोटल मैन है, टोटल मेल पॉपुलेशन है उसका तो 45% मैरिड है, और जो टोटल फीमेल पॉपुलेशन है उसका 25% मैरिड है। और इसने बोला है कि टोटल पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें मेल और फीमेल मिलाकर कुल कितने मैरिड हैं, जबकि यह माना गया है कि यह एज्यूम किया गया है कि कोई भी आदमी एक से अधिक औरतों से शादी नहीं करता है, और इसका उल्टा भी, यानी कि कोई भी औरत एक से ज़्यादा आदमी से शादी नहीं करती है, यानी कि एक एक आदमी से एक एक औरत ही शादी करेगी। तो जब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई तो आप ये देखिए जितने आदमी शादीशुदा हैं उतनी ही तो औरतें शादीशुदा होंगी। तो यही हमें दोनों से इसी से पता चलता है कि हम इन दोनों को इक्वल रख देंगे कि जितने मैन शादीशुदा हैं उसके बराबर होंगे उतनी वोमेन। लेकिन इसने परसेंटेज तो अलग अलग दे रखी है, तो हम देखेंगे कि मैन का 45% शादीशुदा है वो बराबर होंगे वोमेन के 25% से। देखो परसेंटेज तो अलग अलग हो सकती है लेकिन नंबरिंग तो बराबर होंगे, क्योंकि एक आदमी एक औरत से शादी करेगा, ऐसा ही एक औरत एक आदमी से शादी करेगी, ये बोला है उसने। तो हमने लिखा है कि मैन का 45%, देखो 45% होता है 9/20,
तो मैन को मान लिया m लिख दिया मैंने, ये हो गया 9/20। तो मैन का 45% शादीशुदा है, ये बराबर है वोमेन जो बची है हमारे पास, वोमेन का कितना परसेंट, 25%, ये हो गया 1/4। अब आप इसकी कटिंग करें तो 5 आ जाएगा, ये 5 उधर चला जाएगा, तो मैंने मैन और वोमेन का रेशो ले लिया, ये हो गया 5:4, 5:9, ये 9 आएगा ना अपन में, तो ये 5:9 हो गया। अब आप देखें, हमें ये पता चल गया कि मैन और वोमेन में जो रेशो है, मैन और वोमेन में 5 और 9 का रेशो है। तो आप कहेंगे कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, आप कहेंगे टोटल पॉपुलेशन होगी 14, टोटल पॉपुलेशन 14 हो गई। अब हमें इंटू 100 करना है और ऊपर वो पॉपुलेशन रखनी है जो शादीशुदा है। उसने यही पूछा है कि कितने परसेंट शादीशुदा हैं। तो आप देखो मैन में कितने शादीशुदा हैं वो निकालें, वोमेन में कितने शादीशुदा हैं वो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो ऊपर निकालेंगे वही संख्या नीचे होगी। कैसे? आप देखो 5 में से हमारे पास इसने बोला है 45% शादीशुदा है, तो इस 5 का अगर आप 45% निकालेंगे तो 45% का मतलब होगा 45×5 225, तो ये आएगा 2.25। तो जो 5 है उसका 2.25 आ रहा है हमारे पास जो शादीशुदा है, ठीक है ना। परसेंटेज कैलकुलेट कर चुके हैं हम, तो 2.25 हमारे पास शादीशुदा हो गया, इसमें मेल में, मैन में। ऐसी वोमेन की बात की थी इसने, वोमेन में 25% शादीशुदा है हमारे पास, तो वोमेन का हम 25% निकालेंगे तो 25 में 225 आएगा। तो हमें दोनों तरफ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, किसी एक की करेंगे, उसको दुगना कर देंगे, क्योंकि जितने मैन शादीशुदा है उतनी ही वोमेन है। तो हमने मैन निकाला है तो उसका दुगना वोमेन हो जाएगा। तो 2.25 का डबल कितना हो जाएगा, 4.5, ठीक है ना। 2.25 लिखा, उसका डबल कर दिया, 225 का दुगना 4.5 होता है। तो 4.5 पॉपुलेशन शादीशुदा है 14 पॉपुलेशन में से। डेसिमल से हटाएंगे 0, आप 2 से कटिंग करेंगे, इसकी 2 से कटिंग करेंगे 7, 2 से कटिंग करेंगे हो जाएगा 225। तो आपके पास आ गया 7/225/7। इसी को ही वो हमसे पूछ रहा है कि कितने मैन और कितनी पॉपुलेशन शादीशुदा है। तो लिख देते हैं इसे हम, ये हो गया 225/7। इसको कटिंग करनी है आप, तो आप कटिंग करेंगे 7×1 7×2 14, तो हमारे पास आ गया 32 डेसिमल। आपके पास बच गया लास्ट में 1, जो 1 बचा है 1/7। आपको परसेंटेज टेबल लिखवाई है, आपको वही याद करनी है। 1/7 की वैल्यू होती है 142857, 14.2857 होता ना। तो ये हो गया 1.142857। आपको जितनी वैल्यू है देखो आप लिख सकते हैं परसेंटेज टेबल में, कैलकुलेशन अपने आप आ गई। यही आंसर दे रखा था हमें, ठीक है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है राहुल स्पेंड 23% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 22% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 10% ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड 12% ऑन एक्सपेंसेस। ही लेफ्ट विद 9900। व्हाट इज द टोटल इनकम। देखो क्वेश्चन हमने रीड किया, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी रिमेनिंग की बात नहीं किया, इसने टोटल की ही बात की है। राहुल ने 23% इनकम का स्पेंड कर दिया हाउस रेंट पे, 22% एजुकेशन पे कर दिया उसने, उसके बाद 10% इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर दिया है, 12% कर दिया उसने एक्सपेंसेस पर, और आगे उसके पास जो बचे हैं वो 9900 रुपये बचे हैं। तो इसने कहा है व्हाट इज़ द टोटल इनकम, आपकी टोटल इनकम इसने पूछी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 100 पे ही निकाल कर चलेंगे। तो हमने माना इनकम टोटल 100 थी, 23 इसने खत्म कर दिया, 22 इसने खर्च कर दिया, 10 इसने खर्च कर दिया और 12 इसने खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च कर चुका है, इसका टोटल एक साथ कर देंगे हम, सक्सेसिव नहीं लगेगा क्योंकि रिमेनिंग नहीं है ये। तो देखो 23 और 22 45, 45 10 55, 55 और 12 होते हैं 67, 67। तो हमने जोड़ दिया 67% वो खर्च कर चुका है। तो हमने 100 माना था, तो कितना परसेंट बचा होगा उसका, तो 33 बचा होगा, हमने माइनस कर दिया 100 में से। तो इस 33 को कह रहा है वो हमसे 9900, तो ये 1 को बोल रहा है 300। टोटल इनकम कितनी थी, 100% थी, तो 100 को कितना बोलेगा ये, 100 को बोलेगा 30,000। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद दोबारा से रिपीट हो गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। आज इतनी ही क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम अगले दिन रखेंगे अपनी। साथ साथ जुड़े रहें, बिल्कुल स्लो स्लो चल रहा हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आप देखें एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, एसएससी का पेपर अगले साल होगा हमारा सितंबर में, प्री का पेपर होगा, उसके बाद मेंस होगा 2-3 महीने बाद उसके। तो आपके एसएससी के पेपर तक मैं आपका ये कोर्स आपका सारा कंप्लीट करा दूंगा। बस यूट्यूब पे आपको मुझसे जुड़े रहना है। अभी यूपी पुलिस के फॉर्म आने वाले हैं, उसके लिए जो बच्चे जुड़ेंगे तो उनके लिए अर्थमेटिक, उनके लिए तो रामबाण है। अगर वो एसएससी तक के लेवल का अर्थमेटिक पढ़ लेंगे तो उनको तो आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी पढ़ने की, क्योंकि अर्थमेटिक मैं इतना सारा आपका कवर करा दूंगा जिससे आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं करा दूंगा। और टेस्ट सीरीज में आपके लेके आने वाला हूँ, आपके जो प्रीवियस पेपर हैं वो मैं सब सोल्व कराऊंगा। दिल्ली पुलिस के तो मैं करा ही रहा हूँ आपको रोज, आपको जैसे ही दिल्ली पुलिस के पेपर हो जाएंगे उसके बाद जो पेपर आएगा नियर में उसके कराऊंगा। और मैं एसएससी सीजीएल के जो प्री के पेपर हैं वो भी आपको जल्दी शुरू करने वाला हूँ यहाँ पर। तो डेली मेरी एक वीडियो आती रहेगी एग्जाम से रिलेटेड, और ये मेरा चैप्टर जो चल रहा है चैप्टर वाइज चलता रहेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में,
जो मोटिवेशन है वो आपके अंदर है, कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। मोटिवेशन लाएं, खुद से पढ़ें, हिम्मत करें और किसी भी नेगेटिव इंसान के पास ना जाएं। जो कोई भी नकारात्मक आदमी मिलता है आपको, जो आपको बताता है कि तैयारी करना बहुत टफ है, उससे दूर रहें। जो आपसे कहेगा मुझे इतने साल हो गए मेरा नहीं हुआ है, उससे भी दूर रहें। बस अपने पास ही रहें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, खुद अपना हाथ पकड़ लें, दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कभी। ठीक है, मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।